Hello everyone. This video is the part third of chapter biotechnology and our today's topic is cloning vectors. So सबसे पहले हम देख लेते हैं कि what are the vectors. So vector जो है वो एक तरह का DNA मॉलिक्यूल होता है जिसमें ये एबिलिटी होती है कि वो रेप्लिकेट करता है जाके होस्ट सेल में. ठीक है जी. क्लोनिंग वैक्टर इज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ DNA which has the ability to replicate in the host cell. ठीक है, मतलब वेक्टर्स वो होते हैं जिसमें हमने जो डिज़ायर्ड करैक्टर है या जो डिज़ायर्ड जीन है उसे हमने इंसर्ट किया होता है और उस डिज़ायर्ड जीन की रेप्लिकेशन करवाने के लिए जो क्लोनिंग वेक्टर्स हैं उन्हें हम फिर इंट्रोड्यूस करवाते हैं होस्ट सेल में. ठीक है जी. आज हम पढ़ेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में मेनली. तो उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि जनरली क्लोनिंग वेक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं. So we have the cloning vectors, plasmids and bacteriophages. ठीक है. प्लाज्मिड्स मैंने आपको पहले बताया था कि दिस इज़ द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटीरियल प्रेजेंट इन द बैक्टीरियाज एंड बैक्टीरियोफेजेस आर द टाइप ऑफ वायरसेस विच अटैक बैक्टीरियाज. ओके जी. सो दीज आर द क्लोनिंग वेक्टर्स and they have the ability to replicate within the bacteria cell independent of the control of the क्रोमोसोमल DNA. ठीक है. जो ये एक तो ये देखो ये प्लाज्मिड्स हैं, ये तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटीरियल है और जो बैक्टीरियोफेजेस और प्लाज्मिड्स का ये जो DNA होता है इसका वो इंडिपेंडेंट होता है किससे? क्रोमोसोमल कंट्रोल से. जो उनका अपना क्रोमोसोमल मटेरियल है उससे वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं. और दूसरी क्वालिटी इनमें ये थी कि दे आर प्रोड्यूसिंग द हाई नंबर ऑफ कॉपीज़ पर सेल. ठीक है जी. पर सेल वो बहुत ज़्यादा नंबर प्रोड्यूस कर सकते हैं बिकॉज अपने जीनोम का वो प्रोड्यूस कर सकते हैं. और कुछ प्लाज्मिड्स जो हैं वो 1 और 2 कॉपीज़ ही प्रोड्यूस करते हैं लेकिन कुछ की कैपेसिटी 15 to 100 तक भी है. ओके. सो क्लोनिंग वेक्टर्स के लिए हम जनरली प्लाज्मिड्स या बैक्टीरियोफेजेस का यूज़ करते हैं बिकॉज दे हैव, हमने अभी उनके कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं कि हाई नंबर है उनमें और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटीरियल होता है एंड वो जो मटीरियल है वो जो उनका अपना क्रोमोसोमल DNA है उसके कंट्रोल से वो बाहर होते हैं. ठीक है जी. डेट्स वाई वो सेपरेटली रेप्लिकेट कर पाते हैं. ठीक है. और अगर हम इनमें लिंक कर देते हैं एलियन पीस ऑफ DNA विद बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड DNA के साथ तो उनकी कॉपीज़ जो है वो मल्टीप्लाई हो सकती हैं और नंबर ऑफ कॉपीज़ हमें मिल सकती हैं. वैक्टर्स यूज्ड एट प्रेजेंट आर इंजीनियर्ड इन सच अ वे दैट दे हेल्प easy linking of foreign DNA and selection of the recombinant from नॉन रिकॉम्बिनेंट. से जो लास्ट 2-3 लाइन्स है इन्हें हम डीपली आज पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या बोला जा रहा है. ठीक है. तो ये इंट्रोडक्शन थी क्लोनिंग वेक्टर्स की. अब हम चलते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स जो हमारा टॉपिक है. एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर में, वो हम देखेंगे. ठीक है जी. तो क्लोनिंग वेक्टर तो एक तो आप माइंड में बात याद रखेंगे कि हम यूज़ करते हैं प्लाज्मिड को या बैक्टीरियोफेज को. जितने भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स उनके पढ़ेंगे ये नेचुरली बैक्टीरियाज में या बैक्टीरियोफेजेस में प्रेजेंट नहीं हैं. ये सारी चीज़ें इंजीनियर्ड की गई हैं. ठीक है. तो एक अच्छा क्लोनिंग वेक्टर जो कि हमें मिलेगा जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के बाद ही मिलेगा, लेकिन एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो हम देखेंगे. तो उसके पास मस्ट हैव क्या है, होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन ऑफ रेप्लिकेशन. ठीक है. जो भी क्लोनिंग वेक्टर हो उसमें ORI होना चाहिए क्योंकि वहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी. ठीक है जी. और सेकंड है सिलेक्टेबल मार्कर जीन. ओरिजिन ऑफ ORI में एक और पॉइंट हम देखेंगे ज़रा ध्यान से कि एक तो हो गया कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है क्योंकि वो रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता है. दूसरा पॉइंट है नियर बाय रेप्लिकेशन कंट्रोल दैट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ कॉपीज़. उसके ORI के साथ ही एक होता है ये ROP, आपको दिख रहा होगा. ठीक है. ये हमारा ORI है. ये मैं आपको बताती हूँ कि सर्कल क्या है. पहले आप देख लेंगे कि ये जो ORI है ये हो गया हमारा वो साइट जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, उसके साथ ही ROP है. ठीक है जी. ROP अब क्या है, ROP जो है वो एक्चुअली कंट्रोल करता है नंबर ऑफ कॉपीज़ को. ठीक है. कितनी नंबर ऑफ कॉपीज़ क्लोन होंगी और ये हमेशा इसकी जो सिचुएशन होती है या जो इसकी पोजीशन होती है ये बिल्कुल ORI के साथ में ही होती है. ठीक है. ROP पे आपको क्वेश्चन भी आता है कई बार, वो पूछते हैं आपसे कि ROP है क्या है, तो आप बताएंगे डैट इट शुड बी यूज टू कंट्रोल दी और टू सपोर्ट दी हाई कॉपी नंबर. ओके. सो अब हम देखेंगे सिलेक्टेबल मार्कर भी देख लेते हैं साथ में
है क्या है पहले, उसके बाद भी डायग्राम देखते हैं। सेकंड क्वालिटी जो क्लोनिंग वेक्टर में, एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर में होनी चाहिए, ठीक है। अब वेक्टर्स तो आपको समझ में आ गया ना, क्या है कि वेक्टर्स वो हैं जिसकी हेल्प, जिसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे होस्ट सेल में, और उस होस्ट में फिर उसमें वो डिज़ायर्ड करैक्टर जो हैं वो आएंगे, ठीक है। क्योंकि हमने उस वेक्टर में जो प्लाज्मिड या बैक्टीरिया हमने लिया है उसमें हमने अपने डिज़ायर्ड करैक्टर्स जैसे हम चाहते हैं वो करैक्टर्स में इंट्रोड्यूस करवाए हैं, और वही करैक्टर्स उस होस्ट में आए, इसलिए हमें वेक्टर चाहिए होता है, ठीक है। तो एक अच्छे वेक्टर के साथ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, आपको पता लग गया। और साथ में सिलेक्टेबल मार्कर जीन उसमें ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स के ऊपर मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी अच्छे से अभी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं स्टार्टिंग कैसे होगी। सिलेक्टेबल मार्कर जीन जो है उसमें एग्जांपल्स आती हैं, वो आती हैं एम्प्लीसिन की और टेट्रासिलिन की, ठीक है। नॉर्मली कोई भी अगर आप बैक्टीरिया लेते हैं या प्लाज्मिड लेते हैं उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जो हम क्लोनिंग वेक्टर रेडी कर रहे हैं, जिसे हमने इंजीनियर किया है, उसमें हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स डालते हैं, स्पेशली एम्पिसिलिन एंड टेट्रासिलिन, ठीक है जी। एम्पिसिलिन और टेट्रासिलिन को हम यूज़ करते हैं एज अ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। क्यों? बिकॉज दे आर यूज टू आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, ठीक है। टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जितना जितना मैं आपको बता रही हूँ पहले उतना माइंड में रखेंगे, उसके बाद सारी बातें आपको क्लियर करवा देंगे, जब एक बार इंट्रोड्यूस हो जाएं आपके साथ फिर क्लियर भी हो जाएंगी, ठीक है। सो सिलेक्टिव मार्कर जीन इतना आपने याद रखना है कि कौन सी जीन होती हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होती हैं। एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। इनका मेनली काम ये होता है कि ये ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में डिफरेंस करवाती हैं। अभी कैसे डिफरेंस करवाएंगी वो मैं आपको आगे समझाऊंगी, ठीक है। किसी भी अच्छे क्लोनिंग वेक्टर में एक तो ओआरआई का होना ज़रूरी है, क्योंकि रेप्लिकेशन साइट होगी तभी उसमें रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। सिलेक्टिव मार्कर जीन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कौन सा पार्ट उसका ट्रांसफॉर्म हो गया और कौन सा नहीं ट्रांसफॉर्म हुआ है वो तभी पता चलेगा जब ही हमारे पास ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होगी, ठीक है जी। चलिए अभी एक डायग्राम देख लेते हैं। ये देखते हैं हमारे पास कि एक्चुअली है क्या है। तो ये जो डायग्राम है ये है क्लोनिंग वेक्टर का, जिसका नाम है PBR322, ठीक है। इसका नाम मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ। इसका इस तरह से लिखते हैं हम, स्मॉल p फिर B, PBR322। ये एक्चुअली क्लोनिंग वेक्टर का नाम है, ठीक है जी। क्लोनिंग वेक्टर का नाम है ये, जिसे इंजीनियर्ड किया गया, जिसे रेडी किया गया है। और ये इसमें PB क्या है, R क्या है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी अभी जैसे चीज़ें आएंगी। जितना जितना आप पढ़ते जाएंगे उतना उतना डायग्राम हम देखेंगे। तो ये एक वेक्टर है जिसे इंजीनियर्ड किया गया है, रेडी किया गया है होस्ट में इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। और उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, तो जब भी आप डायग्राम बनाएंगे तो ओआरआई ज़रूर शो करेंगे। आपको पता चल गया रोप का, आपको पता चल गया क्या है, और आपको ये भी पता चल गया कि ये एम्पिसिलिन जो AMP लिखा है और ये टेट्रासिलिन जो लिखा है ये क्या है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, जो कि एक वेक्टर में होना ज़रूरी है, क्योंकि इनकी वजह से ही हम फिर आगे ट्रांसफॉर्म एंड नॉन ट्रांसफॉर्म में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, ठीक है जी। इतना पता चल गया आपको डायग्राम में। ये जो R लिखा है MP के ऊपर, इसका मतलब है रेजिस्टेंट। इको R1 आप जानते हैं, ठीक है। इको R1 की साइट भी इसमें होना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्लीव करने में हेल्प करता है, ठीक है जी। इसी तरह से हम इसे भी देख लेते हैं। अभी ये बाम H1 और सेल L1 और PST1 क्या है, इनको भी देख लेते हैं एक बार। ये जो आपको दिख रहा है जो डार्क ब्लू पोर्शन है ये वाला, ठीक है, ये सारा किसकी साइट है, टेट्रासिलिन की साइट है। और उसके ऊपर ये जो कट लगा रहा है ये बाम H1 लगा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, बाम H1 जो है वो स्पेशली डिज़ाइंड है किसके लिए, टेट्रासिलिन के लिए, ठीक है। वो एक तरह का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो कि टेट्रासिलिन की कटिंग के लिए ही हमेशा इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इसी जगह पे वो क्लीव करता है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। उसी तरह से साल्बान भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, और एम्पिसिलिन का ये जो PST1 है ये भी एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है। एक क्लोनिंग वेक्टर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें यही कैपेसिटी हो कि सिर्फ एक ही एंडोन्यूक्लियस उसे कट कर पाए, ठीक है। अलग अलग साइट्स होती हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एंडोन्यूक्लियसेस उसे कट कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें स्पेसिफिक हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर है जिसे इंजीनियर किया गया है और उसमें ये अलग अलग पोजीशंस हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया हो कि ये डायग्राम क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हमने पढ़ लिया कि ये एक तरह का
डीएनए सीक्वेंस होता है जहाँ पे वो लाइगेट करेगा, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कॉपी नंबर ऑल्सो। सिलेक्टेबल मार्कर हमने देख लिया कि ORI के साथ वेक्टर को सिलेक्टेबल मार्कर की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि वो हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा पार्ट ट्रांसफॉर्म हो गया और कौन सा पार्ट नॉन ट्रांसफॉर्म रह गया है। और मेनली जो एग्जाम्पल हमारे पास आती हैं वो आती है एम्पिसिलिन एंड टेट्रासिलिन, जो कि हमने डायग्राम में भी दिखा है, ठीक है। और ये भी आप रखेंगे कि जो नॉर्मल ई कोलाई सेल्स होते हैं, जो प्लाज्मिड या बैक्टीरिया सेल्स होते हैं, उनमें किसी तरह की रेजिस्टेंस वो कैरी नहीं करते हैं एंटीबायोटिक्स के खिलाफ, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम और क्वालिटीज़ देख लेते हैं। एक अच्छे वेक्टर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो हमने सिलेक्टिव मार्कर कर लिया। अब हम देखेंगे रिस्ट्रिक्शन साइट। क्या है रिस्ट्रिक्शन साइट? रिस्ट्रिक्शन साइट जो है वो है दिस इज अ साइट फॉर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, जहाँ पे एंडोन्यूक्लियसिस क्लीव कर सके। एक स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए ना क्लीविंग के लिए भी, ठीक है। स्पेसिफिकली जहाँ पे क्लीव किया जाए उसके लिए एक साइट होती है, और वहाँ पे फिर हम वहीं पे कट लगेगा, क्योंकि एंडोन्यूक्लियस का काम ही है कि वो जगह बनाता है डिज़ायर्ड जीन को लाइगेट करने के लिए। तो वो साइट जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस की उसे वो काटेगा, और वहाँ पे लाइगेशन होगी, लिंकिंग होगी किसकी? एलियन डीएनए की, फॉरेन डीएनए की, या डिज़ायर्ड डीएनए, जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है जी। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली वो क्या है? वेक्टर्स, इसको ध्यान से देखेंगे। वेक्टर्स नीड टू हैव फ्यू आरई साइट्स, मतलब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस साइट, प्रेफरेबल वन, एंड इट शुड बी प्रेजेंट विद इन द सिलेक्टेबल मार्कर जीन। इस पॉइंट को ध्यान से समझेंगे, ठीक है, कि इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो हमारा ये वेक्टर है उसमें बहुत कम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट होनी चाहिए, ठीक है, प्रेफरेबली वन, एक ही जगह होनी चाहिए, ठीक है, और वो भी कहाँ पे हो? सिलेक्टेबल मार्कर जीन पे हो। अब क्यों हम ये कह रहे हैं कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट है वो सिलेक्टेबल मार्कर जीन के ऊपर ही होनी चाहिए, उसको हम समझेंगे अभी ध्यान से। तो पहले एक बार डायग्राम को रिव्यू कर लेते हैं। तो ये था हमारा डायग्राम जो हमने किया था, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट एक ही होनी चाहिए, और वो भी कहाँ पे होनी चाहिए? कह रहे हैं इसके ऊपर होनी चाहिए, जो ये हमारी सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं इनके ऊपर ही क्लीविंग साइट होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि देख लीजिए अब यहाँ पे इको R1 की अगर ये साइट है तो ये फिक्स है, जब भी वो आएगा तो सिर्फ एक जगह से ही कट करेगा, ठीक है जी। अब अगर जगह जगह पे साइड्स होंगी तो इको यहाँ से भी कट कर लेगा, यहाँ से भी कट कर लेगा, तो वो हमारे लिए ये प्रोसेस जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है, ठीक है। तो इसमें ये लिखा है कि एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर की क्वालिटी होती है कि उसमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट एक होनी चाहिए, लेकिन अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अगर उसमें हो तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ये डिफरेंट है। इको R1 भी एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, बाम H1V, साल N1V, PST1V, सारे अलग अलग एंडोन्यूक्लियस हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, लेकिन इनकी जगह क्लीविंग की एक ही है। ऐसा नहीं है कि इको R1 की ये पोजीशन है तो यहाँ पे भी अगर इको R1 की पोजीशन आ जाए, यहाँ पे भी इको R1 आ जाए, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है प्रोसेस, ठीक है जी। सो हम इसमें क्या कह रहे हैं कि हमारे पास अलग अलग एंडोन्यूक्लियस हो सकते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शन साइट जो हैं वो एक ही होनी चाहिए। इको R1 की एक ही साइट होनी चाहिए, बाम H1 की एक ही होनी चाहिए, साल की एक ही होनी चाहिए, सबकी एक एक होनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, वो ऐसे क्यों कह रहे हैं कि अगर साइट हो किसी की तो सिलेक्टेबल मार्कर के ऊपर हो तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। इस चीज़ को हम समझेंगे, मैं इसके ऊपर आपको ध्यान से समझाऊंगी, अभी आप इतने माइंड में रखेंगे। अभी सिर्फ हम क्वालिटी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर पढ़ रहे हैं, और आप माइंड में रखेंगे कि एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर की क्वालिटी होनी चाहिए कि जो सिलेक्टेबल मार्कर जीन है उसी के ऊपर क्लोनिंग साइट नहीं, उसी के ऊपर क्लीविंग साइट हो, ठीक है। वहीं पे क्लीव अगर वो करे तो ये अच्छी बात होती है। क्यों होती है डेट आई विल डिस्कस लेटर, ठीक है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिस्ट्रिक्शन साइट वाला पॉइंट कि क्लीव, वो रिस्ट्रिक्शन साइट वो वाली जगह होगी जहाँ पे वो क्लीव करेगा, मतलब जगह बनाएगा डिज़ायर्ड डीएनए के लिए। और वेक्टर्स में सिर्फ प्रेफरेबली एक ही साइट ऐसी होनी चाहिए, और वो भी कहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए? सिलेक्टेबल मार्कर जीन के अंदर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो वेक्टर्स हैं हमारे वो कितनी तरह के हैं। 2 तरह के हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल्स में मैंने आपको बताया था प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज डीएनए है और वायरल डीएनएज है,
ठीक है जी। बैक्टीरियोफेजेस आगे दो तरह के हैं, जिसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए आते हैं और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आते हैं। एग्जांपल आपके पास लैम्डा फेज की है और M13 फेज की है। ये बातें लर्निंग के लिए हैं, इन्हें आप प्लीज़ अपने माइंड में रखेंगे, क्योंकि हो सकता है ये आपके एग्ज़ाम्स में पूछी जाए। ठीक है, जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये हमारा टॉपिक हो गया क्लोनिंग वेक्टर का, ये भी हमने कर लिया। आर्टिफिशियल की एग्जांपल देख लेंगे, अब तक हमने नेचुरल की देखी थी। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा नेचुरल में प्लाज्मिड बैक्टीरिया, ये दोनों एग्जांपल्स आ गई हैं। और ये आर्टिफिशियल में हमारा बैक और यैक उनके याद रखेंगे, BAC एंड YAC। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये जो प्लाज्मिड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अभी हम, ये प्लाज्मिड्स जो हैं कि क्या हैं। क्यों हम प्लाज्मिड्स को, ये भी आपको क्वेश्चन आता है कि क्यों प्लाज्मिड्स को ही प्रेफर किया जाता है, क्यों हमने यही एक मटेरियल चुना है। ये देखते हैं कि प्लाज्मिड्स में एक तो रेप्लिकेट करने, इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करते हैं और 2700 बेस पेयर तक लॉन्ग वो रेप्लिकेट कर जाते हैं। बेस्ट नॉन जो कमर्शियल अवेलेबल प्लाज्मिड्स हैं, जो कि हमने पढ़ा था PBr322, वो हम देखेंगे। वो है हमारा बेस्ट नोन कमर्शियल लेवल, क्योंकि उसमें वो इंजीनियर्ड है, उसमें हमने सारी जो अपनी प्रेफरेबल चीज़ें उसमें हमने इंट्रोड्यूस करवा रखी हैं। जो भी एक अच्छे वेक्टर की क्वालिटीज़ हैं वो सारी PBr322 में है, इसलिए हमने PBr322 को ही इसमें रखा है। ठीक है, अभी हम देखेंगे PBr322 की इसका नाम कैसे आया है। तो आप याद रखेंगे कि जो कमर्शियली अवेलेबल और बेस्ट नोन है वो PBr322 है। उसके बाद PUC सीरीज़ आती हैं, वो ये वाले हैं, जो PUC8, PUC12 भी अलग अलग और प्लाज्मिड है। अब नेम देखते हैं कहाँ से आया है। P जो था डेट इज़ फॉर प्लाज्मिड, BR जो है वो दिया जाता है नेम ऑफ द डिस्कवरर या प्लेस के लिए। ठीक है, तो इसके डिस्कवर दो थे, बॉलीवर एंड रॉड्रिगेज, तो वो दे दिया हमने। और ये इसे नंबर दिया है, एक स्पेसिफिक नंबर दिया है उसको अलग रखने के लिए, उसके आइडेंटिटी के लिए, डेट इज़ PBr322। उसी तरह से PUC18 एक एग्जाम्पल ले ली, वो भी प्लाज्मिड के लिए है। ठीक है, और UC में था क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में से डिस्कवर किया गया था, तो UC लगा दिया, 18 उसको एक नंबर दिया गया है। ठीक है जी। अब हम देखेंगे कुछ और चीज़ें। ठीक है जी, ये हमने कर लिया PUC8 क्या है। द अबव बोथ प्लाज्मिड्स आर मॉडिफाइड। ये हमें पता ही है कि देखो आर्टिफिशियल अगर हमने बनाए हैं तो इन्हें मॉडिफाई किया गया है फ्रॉम दी नेचुरल फॉर्म्स। ओके, और PBr322 में जो फॉरेन डीएनए है वो जनरली लाइगेट करते हैं हम BAM-H1 साइट के ऊपर। ठीक है जी, जो कि हमें मिलता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पे। ध्यान से सुनेंगे बस मेरी बात को, मैं क्या कह रही हूँ। यहाँ से आपको मैं एक और चीज़ें, जो डीप चीज़ें हैं वो आपको समझा रही हूँ। मैंने आपको कहा कि ये जो हमारा PBr322 है, ठीक है, इसमें जब भी डिज़ायर्ड डीएनए को लाइगेट किया जाता है तो उसे BAM-H1 साइट के ऊपर ही हम लाइगेट करते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो तो BAM-H1 की जो जगह है वो किसके ऊपर थी,